हेलो फ्रेंड, मैं सुमा डेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि फादर ऑफ थर्मामीटर है वो अपन किसको बोलते हैं। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से: डेनियल ग्रेविल फॉर्निहाइट, कैल्शियम, गैलीलियो गैलीन या लॉर्ड केल्विन। तो फ्रेंड, अपना राइट आंसर है वो कमेंट करें कि फादर ऑफ थर्मामीटर है वो अपन किसको बोला जाता है। तो क्या डेनियल ग्रेबिल को बोला जाता है, क्या कैल्शियम को बोला जाता है, क्या गैलीलियो गैलीन को बोला जाता है, लॉर्ड केल्विन को बोला जाता है। तो फ्रेंड, फादर ऑफ थर्मामीटर की अगर मैं बात करूं तो फादर ऑफ थर्मामीटर है वो आपका बोला जाता है डेनियल ग्रेबिल फोर्निहाइट। तो अपना राइट आंसर क्या रह जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए है वो रहने वाला है। तो डेनियल ग्रेबिल की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 1714 के अंदर पहली बार है वो मरकरी का यूज लिया था थर्मामीटर के अंदर। क्या लिया था? मरकरी का यूज लिया था थर्मामीटर के अंदर। इस कारण से इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ थर्मामीटर बोला जाता है। और गैलियो गैलिन की अगर बात करूं तो इन्होंने 1593 के अंदर पहला थर्मामीटर है वो बनाया था। तो यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको गौर से सुनना है। अगर आपको पूछा जाए फादर ऑफ थर्मामीटर कौन है, तो फादर ऑफ थर्मामीटर डेनियल ग्रेविल फॉर्निहाइट है, ठीक है। और पहला थर्मामीटर किसने बनाया था? तो वो बनाया था गैलीलियो गैलीन ने। अब फादर ऑफ थर्मामीटर डेनियल को क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने पहली बार वो मरकरी का यूज लिया था थर्मामीटर के अंदर, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ थर्मामीटर बोला जाता है। जबकि गैलीलियो है, इन्होंने क्या किया था? जो थर्मामीटर बनाया था उसमें किसका यूज किया था? वाटर का यूज लिया था। यानी किसका यूज लिया था? पानी का यूज लिया था। इन्होंने पानी का यूज लिया था, ठीक है। तो इन्होंने पहला थर्मामीटर तो गैलीलियो ने बनाया था, लेकिन इन्होंने मरकरी का यूज ना लेकर किसका यूज लिया था? पानी का यूज लिया था। और फिर आके 1714 के अंदर डेनियल ग्रेबिल आए, इन्होंने क्या किया? जो मरकरी है उसका यूज लिया, जिस कारण से इनको फादर ऑफ थर्मामीटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें कि क्लिनिकल थर्मामीटर इंडिकेट टेम्परेचर इन डिग्री फॉरेनहाइट फ्रॉम। कि क्लिनिकल थर्मामीटर है उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कितने रेंज में होता है, मतलब थर्मामीटर के अंदर जो रेंज होती है टेम्परेचर की वो फॉरेनहाइट में कितनी से कितनी होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 95 से 110, ऑप्शन बी कह रहा है 94 से 110, ऑप्शन सी कह रहा है 98 से 110, ऑप्शन डी कह रहा है 96 में से 110। तो अपना राइट आंसर कमेंट करके भाई, एक जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसके अंदर जो रीडिंग होती है वो कितने से कितनी होती है, वो भी किसके अंदर पूछा गया है? वो भी आपको फॉरेनहाइट के अंदर पूछा गया है। तो फॉरेनहाइट की अगर फ्रेंड में बात करूं तो फॉरेनहाइट में जो रीडिंग होती है वो होती है आपकी 95 से 110 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर आपसे सेल्सियस में पूछा जाए तो सेल्सियस में जो रीडिंग होती है वो आपकी होती है, सेल्सियस में जो आपको रीडिंग देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी 35 डिग्री सेल्सियस टू 43.3 डिग्री सेल्सियस। ये रीडिंग आपको सेल्सियस के अंदर देखने को मिलेगी। और ये रीडिंग है वो आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी? ये रीडिंग आपको फॉरेनहाइट के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, दी थ्योरी दैट आर गिवन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल, की फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उसके द्वारा कौन सी थ्योरी है वो दी गई थी। क्या पूछा गया है? कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उसके द्वारा कौन सी थ्योरी है वो दी गई थी। तो फ्रेंड, अगर मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करूं तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को अपन क्या बोलते हैं? मदर ऑफ मदर ऑफ नर्सिंग के नाम से जानते हैं अपन इनको। इनको अपन लेडी विथ लैम्प के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 मई 1820 के अंदर। इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 19 अगस्त 1910 के अंदर, ठीक है। देन अगर इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो वो पूछे जाएंगे कि जो अभी अपन जो हर साल है 12 मई को क्या बनाते हैं? नर्सिंग डे है वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और इस साल की नर्सिंग डे की जो थीम थी वो थी आवर नर्स आवर नर्स आवर नर्स आवर फ्यूचर। आवर नर्स आवर फ्यूचर है वो क्या थी? इस बार के नर्सिंग डे की क्या थी? थीम थी, ठीक है। और
जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रिगार्डिंग जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन थे वो यही होते हैं आपको। हाँ, देन जो हर एक का टाइम होता है कि भाई प्रसिद्ध कब होता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो प्रसिद्ध हुई थी वो हुई थी क्रीमिया वॉर के दौरान। क्रीमिया वॉर के दौरान इसने क्या किया था, जो वुंडेड सोल्जर थे उनकी क्या की थी, हेल्प की थी, केयर की थी लैंप लेकर। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है, लेडी विथ लैंप के नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये पूछ रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी। तो 14 नीड थ्योरी की अगर मैं बात करूं कि 14 नीड थ्योरी है वो किसने दी थी, तो 14 नीड थ्योरी दी थी वर्जीनिया हेंडरसन ने दी थी। ठीक है, और वर्जीनिया एंडरसन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और बनता है, वो बनता है कि वर्जीनिया एंडरसन ने नर्सिंग की क्या दी है, नर्सिंग की डेफिनेशन दी है। क्या दी है इन्होंने, नर्सिंग की डेफिनेशन दी है। वर्जीनिया एंडरसन ने क्या दिया था, नर्सिंग की डेफिनेशन दी थी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आईपीआर थ्योरी, तो आईपीआर थ्योरी है वो दी थी आपके, आईपीआर थ्योरी है वो आपकी दी थी पेपलोव ने। किसने दी थी, किसने दी थी आपके आईपीआर थ्योरी, आईपीआर थ्योरी है वो आपके पेपलोव ने दी थी। आईपीआर थ्योरी वो दी गई थी आपके पेपलोव के द्वारा। आईपीआर थ्योरी है वो दी गई थी आपके पेपलोव के द्वारा दी गई थी। आईपीआर थ्योरी है वो आपके पेपलोव ने दी थी। और उसके अलावा मैं अगर बात करूं इन्वायरमेंटल थ्योरी की, तो इन्वायरमेंटल थ्योरी है वो दी थी आपकी फ्लोरेंस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, नाइटिंगेल ने दी थी आपकी कौन सी, इन्वायरमेंटल थ्योरी। और अगर मैं आईपीआर थ्योरी की अगर बात करूं तो आईपीआर थ्योरी है वो दी थी आपके, सॉरी नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी है वो दी थी आपके इयान आयरलैंडो ने। किसने दी थी, इयान आयरलैंडो ने ये थ्योरी आपकी दी थी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया किसके रिगार्डिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रिगार्डिंग। ठीक है, आगे अगर अपन मूव करें तो आगे आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है मीनिंग ऑफ फास्टिजियम फीवर, कि जो फास्टिजियम फीवर होता है उसका मतलब क्या होता है। तो फास्टिजियम जैसे अगर आप क्वेश्चन लेके चलो फास्टिजियम, फास्टिजियम यानी रुकना, खा अपन बोलते हैं ना आज मेरा फास्ट है, तो फास्ट वाले दिन आप क्या करते हो, खाना नहीं खाते हो ना, खाना खाने से रुक जाते हो, तो इससे याद रखना है फास्टिजियम फीवर। तो ऑनसेट ऑफ फीवर को फास्टिजियम फीवर बोलेंगे, या व्हेन बॉडी टेम्परेचर ग्रेजुअली रिटर्निंग नॉर्मल, की बॉडी टेम्परेचर है वो धीरे धीरे नॉर्मल आ गया है, उसको अपन क्या बोलेंगे, फास्टिजियम फीवर बोलेंगे। या व्हेन बॉडी टेम्परेचर हैज रीच मैक्सिमम एंड रिमेन कांस्टेंट, कि अगर बॉडी टेम्परेचर है वो रीच हो गया, अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया, वहां जाके क्या हो गया, रुक गया, इसको अगर अपन फास्टिजियम फीवर बोलेंगे। या डिफरेंस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग टेम्परेचर इज नॉट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस, ये अपन इसको बोलेंगे। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड। फास्टिजियम फीवर है वो अपन किसको बोलते हैं, कौन सी फीवर होती है इसको अपन फास्टिजियम फीवर बोलते हैं। तो फास्टिजियम फीवर को पढ़ने से पहले अपन बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी फीवर है वो अपन किस किस को बोलते हैं। ठीक है, तो ऑनसेट ऑफ फीवर अपन बोलते हैं कि जो फीवर है वो क्या हो रही है, ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ना स्टार्ट हुई है। ग्रेजुअली अगर फीवर इंक्रीज हो रहा है तो अपन उसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ फीवर। और व्हेन बॉडी टेम्परेचर ग्रेजुअली रिटर्निंग नॉर्मल, अगर बॉडी टेम्परेचर वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो उसको बोलते हैं अपन लाइसिस, लाइसिस फीवर बोलते हैं। ठीक है, व्हेन बॉडी टेम्परेचर हैज रीच मैक्सिमम एंड रिमेन कांस्टेंट, इस फीवर को अपन बोलते हैं आपकी फास्टिजियम फीवर। और डिफरेंस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग टेम्परेचर इज नॉट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं अपन कांस्टेंट, कांस्टेंट फीवर के नाम से अपन इसको जानते हैं। ठीक है, फास्टिजियम फीवर को या आप किस नाम जानते हो, स्टेडियम फीवर के नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है, आगे अगर अपन मूव करें तो कुछ फीवर है जिनके टाइप हैं। तो क्वेश्चन अगर अपन बनाते तो क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लग जाता, इस कारण से मैंने इनके नाम नाम लिख लिए हैं, तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। तो इनवर्स फीवर का मीनिंग होता है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो ऐसी फीवर जो उल्टी होती है, नॉर्मली क्या होता है कि मॉर्निंग टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है इवनिंग टेम्परेचर की तुलना में। यह तो नॉर्मल फीवर में होता है कि भाई दिन में के समय टेम्परेचर क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा या कम रहेगा, और रात के समय क्या रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। लेकिन जो आपकी इनवर्स फीवर होती है इनवर्स फीवर होती है, इसके अंदर क्या होता है, मॉर्निंग के समय तो टेम्परेचर क्या रहता है, ज्यादा रहता है, और नाइट के समय टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है।
रिमीटेड फीवर की अगर मैं बात करूं, रिमीटेड फीवर की अगर मैं बात करूं तो रिमीटेड फीवर का मतलब होता है कि जो आपका मॉर्निंग टेम्परेचर होता है, मॉर्निंग टेम्परेचर होता है और जो आपका इवनिंग इवनिंग टेम्परेचर था उसमें 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का गैप होता है। मतलब मॉर्निंग टेम्परेचर और इवनिंग टेम्परेचर अंदर 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का गैप मिलेगा तो वो आपका देखने को मिलेगा रिमेटेड फीवर। ठीक है। हेक्टिक फीवर की अगर बात करूं तो हेक्टिक फीवर का मतलब होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर, या मैं यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर न लिख के लिखूंगा कि हाई टेम्परेचर, क्या लिखूंगा, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में क्या होता है, डिफरेंस होता है ना वो ज्यादा होता है, मोर डिफरेंस होता है, मोर मोर डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। ठीक है। देन आ रहा है आपका इंटरमीडिएट फीवर। तो इंटरमीडिएट फीवर का मतलब होता है कि जो फीवर आ रहा है आपका, फीवर आ रहा है वो इंटरवेल के बाद में आ रहा है। क्या क्या आ रहा है, इंटरवेल के बाद में, इंटरवेल के बाद में आपको देखने को मिल रहा है। राइगर फीवर की बात करें तो फीवर विथ चिल्स, फीवर विथ चिल्स है उसको अपन बोलते हैं राइगर फीवर। इसके अंदर 3 स्टेज होती है। पहली होती है आपकी कोल्ड स्टेज, दूसरी होती है आपकी हॉट स्टेज, ठीक है, और तीसरी होती है आपकी स्वेटिंग स्टेज। ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है इनके अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या कह रहा है, द करेक्टरिस्टिक्स, क्या बोल रहा है ये, द करेक्टरिस्टिक्स फीवर फाउंड इन टाइफॉइड फीवर, कि टाइफॉइड फीवर में किस टाइप की फीवर है वो आपको देखने को मिलेगी। क्या लाइसिस फीवर देखने को मिलेगी, क्या स्टेप लेडर फीवर देखने को मिलेगी, क्या इंटरमीडिएट फीवर देखने को मिलेगी, क्या कांस्टेंट फीवर है वो देखने को मिलेगी। तो अगर मैं आपको बात करूं कि जो टाइफॉइड फीवर होता है उसके अंदर जो फीवर है वो देखने को मिलती है वो स्टेप लेडर फीवर देखने। स्टेप लेडर का मतलब है फीवर बढ़ेगा फिर नॉर्मल चलेगा, फिर बढ़ेगा, फिर वो उसी लेवल पे चलेगा, फिर दोबारा बढ़ेगा, फिर नॉर्मल चलेगा, फिर बढ़ेगा, फिर नॉर्मल चलेगा, फिर बढ़ेगा, उस पर कॉन्स्टेंटली चलेगा, फिर दोबारा थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट वहीं पर चलेगा। तो एक स्टेप बाय स्टेप है वो फीवर आपको इंक्रीज होती दिखेगी। तो ये किस में देखने को मिलती है, आपकी टाइफाइड फीवर में देखने को मिलती है। आगे अगर अपन बात करें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन आर ट्रू वाइल रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट एक्सेप्ट, कि सारे नीचे दिए गए उनमें से सभी जो प्रिकॉशन है वो एक ओरल टेम्परेचर ले रहे हो उस समय फॉलो करने चाहिए, ट्रू है किसी एक को छोड़कर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर शुड बी डन ऑन फिक्स टाइम ऑन द डे, कि दिन में एक फिक्स टाइम के ऊपर आपको टेम्परेचर लेना चाहिए। सही बात है भाई, फिक्स टाइम के ऊपर आपको टेम्परेचर लेना चाहिए, तो अपनी सही बात है। तो इट इज मेजर ए लास्ट 3 मिनट आफ्टर कीपिंग द थर्मामीटर सबलिंगुअली विथ लिप क्लोज, कि आप पेशेंट के माउथ में थर्मामीटर रख रहे हो वो आपको 3 मिनट तक रखना है, ये भी सही बात है। नॉट टू रिकॉर्ड इन ए पेशेंट हु हैव रिसेंटली स्मोक, ऐसे पेशेंट में टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसने रिसेंटली स्मोकिंग की है, ये बात भी सही है। इन द पेशेंट ऑन ऑक्सीजन इनहेलेशन स्टॉप द ऑक्सीजन बिफोर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर, ये बात गलत है भाई। अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन लगी हुई है तो अपन उसका ओरल टेम्परेचर लेते समय ऑक्सीजन को क्या करेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि ओरल टेम्परेचर है वो ऑक्सीजन वाले पेशेंट में क्या रहता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। उन पेशेंट में क्या अपन या तो एक्सिलरी टेम्परेचर लेंगे या फिर अपन कौन सा टेम्परेचर लेंगे, रेक्टल टेम्परेचर लेंगे। तो इसका अपना जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी है वो राइट रहने वाला है। आगे मूव करते हैं। हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर पेशेंट टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर, एक नर्स है उसको कितने समय का वेट करना चाहिए जब एक पेशेंट ने कोल्ड मिल्क है वो ले लिया है, तो आप कितने समय का वेट करोगे, 5 से 10 मिनट का वेट करोगे, 10 से 20 मिनट का वेट करोगे, 20 से 30 मिनट का वेट करोगे, 30 से 40 मिनट का वेट करोगे। तो नॉर्मली अपन जो वेट करते हैं वो 10 से 20 मिनट का क्या करते हैं, वेट करते हैं। किसी पेशेंट ने अगर हॉट हॉट या कोल्ड किसी भी टाइप का ड्रिंक लिया हो, हॉट लिया हो या कोल्ड ड्रिंक लिया हो, किसी भी टाइप का कुछ भी आपने मेटेरियल पेशेंट ने लिया हो, तो अपन क्या करते हैं 10 से 15 मिनट का क्या करते हैं, वेट करते हैं। ठीक है। व्हाट शुड बी टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज कोल्ड कंप्रेशन, क्या आप कोल्ड कंप्रेशन यूज लेते हो उसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है,
तो कोल्ड कंप्रेशन एक होता है फ्रेंड टेपिंग स्पंज और एक होता है कोल्ड स्पंज या कोल्ड स्पंज, और एक होता है कोल्ड स्पंज और एक होता है टेपिड स्पंज। तो टेपिड स्पंज की अगर मैं बात करूं, अगर मैं टेपिड स्पंज की अगर बात करूं, अगर मैं टेपिड स्पंज की बात करूं और उसके साथ साथ मैं कोल्ड स्पंज की भी बात कर लूं, कोल्ड स्पंज की बात कर लूं, तो टेपिड स्पंज के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो आपका होता है 85 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और जो कोल्ड स्पंज होता है उसमें होता है 65 से 90 डिग्री 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है फ्रेंड। और अगर मैं आपको बता दूं कि जो कोल्ड स्पंज होता है ना वो अपन कौन से पेशेंट में देते हैं, कौन से पेशेंट में नहीं देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर है वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है, अगर पेशेंट का टेम्परेचर है वो 103 डिग्री से कम है, उसके अंदर अपन क्या देते हैं, उसके अंदर अपन टेपिड स्पंज देते हैं। कोल्ड स्पंज वो अपन उसमें नहीं दे सकते। अगर किसी पेशेंट का 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर ज्यादा है तो उसमें अपन क्या करते हैं, कोल्ड स्पंज देते हैं। कोल्ड स्पंज का टेम्परेचर पूछा गया 65 से 90 डिग्री होता है, तो आप कोई ऑप्शन चेक करें, 95 98 तो ज्यादा हो जाएगा, 105 भी ज्यादा हो जाएगा, ऑल ऑफ हो नहीं सकता। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट वो अपना टेम्परेचर रहने वाला है। एप्लीकेशन ऑफ कूल क्लॉथ टू द स्किन फॉर डिक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर थ्रू, कि आप बॉडी टेम्परेचर में कोई क्लॉथ लगा रहे हो, कूल क्लॉथ है जिसके द्वारा आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर वो रिड्यूस कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, ऐसे मेथड को आप क्या बोलोगे, इवापोरेशन बोलोगे, रेडिएशन बोलोगे, कंडक्शन बोलोगे या कन्वेक्शन बोलोगे। तो फ्रेंड अगर मैं वन बाय वन बात करूं, तो इवापोरेशन की बात करूं, इवापोरेशन का मतलब होता है, याद रखना, भाप बन के उड़ जाना। तो अगर बॉडी से कोई फ्लूइड है वो एक वेपोराइज हो रहा है, वेपर के रूप में निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन इवापोरेशन। रेडिएशन की बात करें कि टू जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं अपोजिट टेम्परेचर के, उसके द्वारा अगर हीट लॉस हो रही है तो उसको बोलते हैं रेडिएशन। जैसे यूवी रेज है, सन है वो आपकी स्किन के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन सन की जो हीट है वो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आ रही है, और उसके द्वारा आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और दूसरा आपका कंडेक्शन, कंडेक्शन का मतलब होता है कोई भी ऑपोजिट क्लॉथ है, कोई भी ऑपोजिट सरफेस है एक दूसरे के डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसको बोलते हैं कंडेक्शन। और कन्वेक्शन का मतलब होता है इसके अंदर कोई ना कोई मीडियम प्रेजेंट होता है, जिससे आपका मीडियम हो जाएगा एयर या फिर आपका मीडियम रहेगा वाटर, क्या रहेगा, एयर या वाटर आपका मीडियम रहेगा। जैसे आपको गर्मी लग रही है, आपने फैन है वो क्या कर दिया, चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तो एयर के द्वारा वहां की जो एयर है उसके द्वारा आपको क्या होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। वो तो होता है कंडेक्शन और वो तो होता है कन्वेक्शन। और कंडेक्शन का मतलब होता है कि कोई दो ऑपोजिट सरफेस, जैसे मान लो ये गर्म है और ये ठंडा है, इन दोनों को एक दूसरे के टच में ला रहे हैं तो इससे हीट लॉस हो रही है, वो होता है आपका कंडेक्शन। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या चला जाएगा, ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर जाने वाला है, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूला टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, किस फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी है, वो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहने वाला है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस है वो कन्वर्ट करने का। और अगर और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का फॉर्मूले की बात करें तो F बराबर सी प्लस फ़ारेनहाइट से कम फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो C इंटू 9/5 प्लस 32, ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है, वो रहने वाला है कन्वर्ट करने का, किसका, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस है कन्वर्ट करने का, ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई क्या फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें तो आगे आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, असेस द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट बाई, कि एक पेशेंट है उसका टेम्परेचर आप कैसे असेस करोगे, फिंगर टिप ऑफ हैंड, क्या आप फिंगर टिप से असेस करोगे, डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड या पाल्मर सरफेस ऑफ हैंड या नन ऑफ दिस। तो आप किसी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर असेस कर रहे हो बाई हैंड,
तो आप कैसे एसेस करोगे? क्या फिंगर टिप से एसेस करोगे? क्या डोर्सल सरफेस यानी हाथ का पीछे वाला हिस्से से चेक करोगे? या पार्मर सरफेस यानी आगे वाले हिस्से से आप चेक करोगे? या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि सर डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड से अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर असेस करते हैं। ठीक है। थर्मामीटर इन चिल्ड्रेन इंसर्ट इन एनस अप टू, की एक पेशेंट है जिसके अंदर आप रेक्टम के द्वारा टेम्परेचर ले रहे हो, तो उसके एनएस के अंदर आप थर्मामीटर है वो कितना इंसर्ट करोगे? पेशेंट कौन है? आपका बच्चा है। तो 1 से 1.5 इंच करोगे, 1.5 से 2 इंच करोगे, 2 से 2.5 इंच करोगे, या आधे से 1 इंच करोगे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा बच्चे के लिए वो रहेगा आधा से 1 इंच है वो आप क्या करते हो, इंसर्ट करते हो। और अगर आप अडल्ट की बात करें तो अडल्ट के अंदर 1 से 1.5 इंच है वो क्या करोगे, आप इंसर्ट करोगे। ठीक है। आगे मूव करते हैं। मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, कि मोस्ट रिलायबल ऐसा विश्वसनीय, सबसे विश्वसनीय जो टेम्परेचर है, रिलायबल मेथड है वो कौन सा है? ओरल है, रेक्टल है, एक्सिलरी है, टिम्पेनिक है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा साहब? ओरल टेम्परेचर वो आपका रिलायबल है। और एक चीज और आपको भी बता देता हूँ कि जो ओरल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रेक्टल कितना होता है, सॉरी, आपका ओरल टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रेक्टल होता है वो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जो एक्सिलरी होता है वो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर होता है। ठीक है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा? अपना बी है वो राइट आंसर रह जाएगा। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कुछ दो मैंने लाइन लिखी है वो आप देख लें अच्छे से, कि थर्मामीटर रेगुलेटिंग सेंटर क्या होता है? तो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर वो आपका हाइपोथैलेमस होता है। और जो पार्ट ऑफ थर्मामीटर होते हैं, थर्मामीटर के 2 पार्ट होते हैं, बल्ब और स्टीम। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि आप प्रोसीजर कर रहे हो, प्रोसीजर करने से पहले, बिफोर प्रोसीजर आप थर्मामीटर को कैसे क्लीन करोगे? तो क्लीन करने का एक रूल होता है। क्लीन करने का रूल क्या होता है? लो टू हाई कंटामिनेशन, कंटामिनेशन, कम से ज्यादा कंटामिनेशन की ओर अपन क्या करते हैं, थर्मामीटर को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। लो टू हाई अपन क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। ठीक है। लो टू हाई अपन क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। लो टू हाई की तरफ क्लीन करते हैं। तो बिफोर प्रोसीजर, प्रोसेस करने से पहले आपका जो स्टीम वाला पार्ट होता है वो उसको अपन क्या मानते हैं, हाई कंटामिनेशन मानते हैं। सॉरी, जो स्टीम वाला पार्ट होता है हाँ उसको क्या मानते हैं अपन, हाई कंटामिनेटेड मानते हैं। और बल्ब वाला पार्ट होता है उसको अपन क्या मानते हैं, लो कंटामिनेटेड मानते हैं। तो प्रोसीजर करने से पहले अपन क्या करते हैं, जो स्टीम होता है वो अपना मोर कंटामिनेटेड होता है और बल्ब होता है वो हाई कंटामिनेटेड होता है। तो अपन क्लीन कहाँ से करेंगे, लेस टू हाई, यानी बल्ब टू बिफोर क्या करेंगे, बल्ब टू स्टीम है, स्टीम है वो क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। और आफ्टर क्या करते हैं, आफ्टर अपन क्लीन करते हैं स्टीम टू बल्ब, स्टीम टू बल्ब है वो अपन क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। आज की क्लास की अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।